मॉर्निंग लाहौर, सुबह खैर और आप सबको मेरी तरफ से जुम्मा बहुत बहुत मुबारक भी हो। और मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं जनाब अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर में। बिल्कुल ठीक ठाक हो, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे और पुरसुकून जिंदगी गुजार भी रहे होंगे। और पुरसुकून जिंदगी गुजारने की एक शर्त है कि अपनी रज़ा इलाही में शामिल कर ली जाए, उसे मना लिया जाए। इंसान खताकार है लेकिन वो रहीम भी है। वो हमारे दो आंसुओं का हमारे जितने भी आंसू निकलते हैं, हमारे दो आंसू निकलते हैं ना, तो उनके बड़े बड़े गुनाह भी माफ़ कर देता है। और आंसू हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ का एक कौल है कि इंसान के आंसू हसूल रहमत का कवी ज़रिया भी है। आंसू की फरियाद मकबूल है और नालाए नीमे शब हमेशा के लिए मकबूल है। और बारगाह इलाही में आंसुओं की दरख्वास्त कभी रद्द नहीं होती है। आंसुओं से ज़माने बदलते हैं, मुकद्दर भी बदलते हैं, नविश्ते बदलते हैं, हवादिस के तूफानों के रुख भी बदल जाते हैं और गर्दिश अयाम के तौर बदल जाते हैं। मासियत को मग़फ़िरत मिल जाती है और बदहाल माजी को खुशहाल मुस्तक़बिल मिल जाता है। गुमशुदा बरामद होता है तो जनाब इसलिए उसे राज़ी कर लेना चाहिए। आंसू हमें बहा लेने चाहिए, फिर देखिएगा कि हमारी जो ज़िंदगी है कैसे हमवार होती है। जो हमारे रास्ते हैं, जो हमारी मुसीबतें हैं, वो किस तरह गायब हो जाती हैं और हम अपनी ज़िंदगी में पुरसुकून ज़िंदगी गुजारते हुए आगे बढ़ते ही जाते हैं। तो इसलिए उसकी बारगाह में जाके उसे दरख्वास्त कर लेनी चाहिए, दो आंसू बहा के माफ़ी मांग लेनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो एक सेहतमंद ज़िंदगी के लिए खाने पीने में एतदाल और एहतियात बरतना इंतहाई ज़रूरी होता है, लेकिन उसके साथ साथ इस बात का भी हमें ख्याल रखना चाहिए कि क्या जिन बर्तनों में हम खाना खा रहे हैं वो ठीक भी हैं कि नहीं है। पहले हम देखते थे कि पहले ज़माने में मिट्टी के बर्तनों में खाना खाने का बहुत रुझान होता था, फिर स्टील के बर्तन आए, कांच के बर्तनों में खाने का रिवाज हुआ। अब लेकिन आजकल रंग बरंगे और वजन और कीमत में हल्के प्लास्टिक के बर्तन हर मार्केट में भी आसानी से दस्तयाब होते हैं और उन बर्तनों का इस्तेमाल इतना बढ़ चुका है कि अब हर जगह खाने के लिए बर्तन यही हमें नज़र आ रहे होंगे। इवन कि हमारे अपने घरों में भी यही बर्तन नज़र आ रहे होते हैं, इस्तेमाल होते हैं और आसानी से हम लोग उनके अंदर अपना खाना गर्म भी कर रहे होते हैं माइक्रोवेव में रख कर। वैसे तो इंसानी सेहत के लिए प्लास्टिक किसी भी सूरत फ़ायदेमंद नहीं है, ये हम अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि प्लास्टिक के इंसानी आंख से नज़र ना आने वाले जो छोटे छोटे ज़रात होते हैं ना, वो बर्तनों में ग़िज़ा के ज़रिए, सूंघने और ऐसे बर्तनों को हाथ लगाने के ज़रिए भी हमारे अंदर मुंतकिल हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा प्लास्टिक का ये जो मादा हमारे अंदर प्लास्टिक के बर्तनों में खाना गर्म करने और उसी में खाने से बआसानी मुंतकिल हो सकता है। तो अमेरिका में एक तहकीक हुई है जिसमें ये बताया गया है कि इंसानी फेफड़ों और खून की नालियों से प्लास्टिक के ज़र्रात मिलने का खतरनाक इंकशाफ सामने आया है। तो प्लास्टिक के बर्तनों में खाना खाना इंसानी सेहत पर क्या असरात मुरतब करता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर ज़फ़र शाह ताहिर हैं, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहिबा, आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? जी मैं खैरियत से। मुझे ये बताइए, पहले हम देखते थे, जैसे मैं अभी बता भी रही थी कि पहले मिट्टी के बर्तनों में खाना खाया जाता था, फिर कांच के बर्तन आए, अब आहिस्ता आहिस्ता हम लोग मुंतकिल हो रहे हैं प्लास्टिक के बर्तनों में। प्लास्टिक हमारे लिए कितना नुकसानदेह है, पहले इस पे बात करते हैं, फिर आते हैं कि जो प्लास्टिक के बर्तन किस तरह बनते हैं और उनके थ्रू हम किस तरह अपनी इंसानी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इससे पहले प्लास्टिक के बर्तनों से पहले अगर आप देखें तो हमारे पास जितना भी मटेरियल था जिससे बर्तन बनते थे, ख़ास तौर पे कांच के बर्तन होते थे, मिट्टी के बर्तन होते थे और वो सारे के सारी ऐसी चीज़ें थी कि जो कि हमारे सेहत के हिसाब से बड़ी सेफ मटेरियल थे। लेकिन जैसे जैसे लाइफ की स्पीड तेज़ हुई वैसे वैसे अपनी कन्वीनियंस के लिए हम प्लास्टिक के बर्तनों के ऊपर आ गए। ना ये टूटते हैं, गिर भी जाए तो कोई इशू नहीं होता, फिर इनको संभालना कैरी करना हमारे लिए बड़ा ईजी हो जाता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता साइंस इन सारी चीज़ों को प्रूव कर रही है कि जो प्लास्टिक है उनके बर्तनों को खाने के लिए इस्तेमाल करना इट इज़ नॉट वेरी हेल्दी। ओके। अब अगर आप देखें तो ना सिर्फ अब हर बंदे के हाथ में एक प्लास्टिक की बोतल होती है जिससे वो पानी पी रहा होता है। हाँ जी। और फिर आपके जो फूड पैकेजिंग मटेरियल अगर आप होटल्स में जाके टेक अवे करें तो वो भी आपको प्लास्टिक के बर्तनों में देते हैं।
छोटे बच्चों के जो खाने के हम उनको माएँ खाना खिला रही होती हैं, वो छोटे छोटे बड़े अट्रैक्टिव कलर्स में बर्तन उन्होंने बनाए होते हैं। इवन के उनके लंच बॉक्सेस जो हम उन्हें स्कूल में दे रहे होते हैं वो भी ऐसे ही। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और मतलब जिधर हम देखते हैं हमें प्लास्टिक के बर्तन ही नज़र आते हैं, लेकिन लोगों को ये अवेयरनेस देनी बहुत ज़रूरी है कि जितना वो इसको अवॉइड कर सके वो उतना उनकी हेल्थ के लिए बेहतर है। ठीक है। क्योंकि जब भी ये इसमें कोई चीज़ हीट होगी, चाहे वो माइक्रोवेव में करें या जिस तरह आजकल हीट वेव आई हुई है, हम पानी की बोतल हाथ में लेके जा रहे हैं तो उसके अंदर जिस तरह आपने बताया कि कुछ मुज़र किस्म के जो पार्टिकल्स हैं वो उसके अंदर रिलीज़ होते हैं, और उसके रिलीज़ होने के बाद वो जब जैसे ही हम उनको पीते हैं वो हमारे जिस्म के अंदर दाखिल हो जाते हैं। ना सिर्फ ये कि जब आप उसको हीट करते हैं तो छोटे छोटे पार्टिकल्स जिस तरह आप बता रहे थे, जिनको हम कहते हैं नैनो प्लास्टिक एंड माइक्रो प्लास्टिक, वो बिल्कुल छोटे छोटे 5 मिलीमीटर या उससे भी कम के ज़रात होते हैं, से नजर नहीं आ रहे होते और वो सांस के जरिए हमारे जिस्म के अंदर दाखिल हो जाते हैं। जिस्म में दाखिल होने के बाद वो डिफरेंट अज़ा पे हमारे जिस्म के अज़ा के ऊपर जाके बड़े मुज़र अपने असरात रखते हैं, और जिसकी वजह से हमारी कम्युनिटी की हेल्थ जो है वो डिटीरियोरेट होती है। सही, ठीक है। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हमें पुराने अपने सिस्टम्स पे चला जाना चाहिए। बेशक आपको थोड़ी सी उसके लिए तकलीफ भी बर्दाश्त करनी पड़े, लेकिन जो कांच के बर्तन हैं, जो मिट्टी के बर्तन हैं, वो एक प्लास्टिक के बर्तनों से बहुत बेहतर है। लेकिन आजकल तो हमारे पूरे किचन में, वो चाहे हमारे खाने पीने के हो जाए या हम लोग बना रहे हैं उसमें भी वही चीज़ें, हमारी जो कबर्ड में चीज़ें पड़ी हुई होती हैं मसाला जात, वो भी प्लास्टिक के बर्तनों में ही पड़ी हुई होती हैं। मतलब इस वक्त हमारा इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो प्लास्टिक की चीज़ों से ही हमारा वास्ता पड़ रहा है। तो किस तरह फिर हम ये ट्रेंड चेंज कर सकते हैं, वापस से कांच के बर्तन या मिट्टी के बर्तनों को वापस लेकर आ सकते हैं? एक अवेयरनेस फिर फैलानी चाहिए हमें। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन से हेल्थ हैजर्ड्स हैं कि जो जिस्म में जाके ये करते हैं अगर आप प्लास्टिक की बर्तनों को आप इस्तेमाल करें। जब ये जाते हैं सबसे पहले तो ये कि ये आपके जिगर के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे ही आपके जिगर के ऊपर इफ़ेक्ट होना शुरू होता है, भूख ख़त्म होनी शुरू हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, ब्लीडिंग टेंडेंसीज हो जाती हैं। फिर एक और ख़तरनाक जो इसके मुज़र असरात हैं वो ये है कि इम्यूनिटी के ऊपर असरअंदाज होता है। इम्यूनिटी का मतलब है कि इंसानों की क़ुव्वत मुदाफ़अत जो है वो कम हो जाएगी। और आप ये देख रहे हैं कि आजकल तो नई से नई किस्म के वायरस, और गर्मी में तो ख़ास तौर पे बहुत सी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी हमारी इमर्ज करती हैं। वो बॉडी प्रोन हो जाती है उन इन्फेक्शंस के लिए, और डिफरेंट किस्म के इन्फेक्शंस कैच करना शुरू कर देता है, जिससे जो हेल्थ जो है फर्दर नीचे आ जाती है। इसके अलावा जैसे ही आपकी किडनीज इफेक्ट होती हैं, किडनीज के साथ हार्ट डिजीज़ हो जाती हैं, बहुत सी ऐसी ब्रेन की डिजीज़ हैं जिसको, क्योंकि ये न्यूरोट्रांसमिटर्स के ऊपर असरअंदाज होते हैं। और बच्चों के अंदर अगर आपको पता हो कि एक बहुत कॉमन डिजीज़ है जिसे कहते हैं ऑटिज़म, ऑटिज़म का भी रेट्स इसकी वजह से जो है वो ऊपर होने शुरू हो गए हैं, ये सिर्फ प्लास्टिक्स की वजह से। तो अगर हमारी आवाम में ये आगाही पैदा की जाए कि ये एक प्लास्टिक के बर्तन इस्तेमाल करने से कितने, ये देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ इट कि ये सारी डिजीज़ जो हैं ये इसकी वजह से पैदा होती हैं, तो आई एम श्योर कि माएँ केयरफुल हो जाएंगी। बच्चों को, अपने बच्चों को बर्तनों के प्लास्टिक के बर्तनों में नहीं खिलाएंगी। और हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि अगर आपने पानी को बॉईल करके रखें, या इवन अगर आप मिनरल वाटर भी करते हैं तो उसको आप किसी अच्छी फ्लास्क में अपने रख लें या कोई शीशे की बोतल में डाल लें, इंस्टेड ऑफ कि ये प्लास्टिक की बोतल जो है इसको आप इस्तेमाल करते रहें। लेकिन मुझे डॉक्टर साहब ये बताइए, क्या प्लास्टिक में भी फिर क्वालिटीज़ आ जाती हैं कि ये गंदे प्लास्टिक की क्वालिटी है, इससे और ज़्यादा मुज़र असरात हो सकते हैं हमारे जिस्म के ऊपर, या कैसे पता चलेगा हमें? जी बिल्कुल, क्वालिटी तो इट मैटर्स अ लॉट, और कहते हैं सबसे बुरा जो प्लास्टिक है वो पीवीसी का होता है। ठीक है। लेकिन आप देखें कि पीवीसी का इस्तेमाल आपको अपने घरों में हर जगह हर चीज़ में नज़र आ रहा होता है। हम तो सिर्फ खाने के बर्तनों की बात कर रहे हैं, अगर आप देखें तो आपके फर्नीचर में भी होता है, एट टाइम्स आपके कपड़ों में भी कोई बटन जैसा की कोई चीज़ है वो ऐड हुई होती है। और जिस तरह मैंने स्टार्ट में कहा था कि सबसे ख़तरनाक है कि छोटे बच्चों को हम प्लास्टिक के टॉयज़ लेके देते हैं, और लाजिमी बात है कि इसके अंदर जब इस तरह का प्लास्टिक यूज़ हुआ होता है तो आप अपने बच्चों को खुद रिस्क के ऊपर प्लेस कर रहे हैं, मतलब उनको रिस्क से एक्सपोज कर रहे हैं। तो फिर क्या करें हम लोग? प्लास्टिक बैग्स भी आजकल चल रहे हैं, हमारा दूध भी जो है, हमारे घर में जितनी भी अशिया खाने पीने की भी आती हैं वो भी प्लास्टिक बैग्स में ही पैक हुई भी होती हैं।
तो किस तरह फिर हम इससे महफूज रह सकते हैं, क्या करना चाहिए? प्लास्टिक बैग के तो देखें ना आप, और भी बड़े हैजर्ड्स हैं। जब आप प्लास्टिक बैग को डिस्पोज ऑफ करते हैं, वो उड़ के जाता है और डिफरेंट आपके पानी की सप्लाईज में या इधर उधर चला जाता है। सो अगेन दैट इज़ अनदर हैजर्ड कि वो वहाँ से भी आपके जिस्म में दाखिल होना शुरू हो जाता है और आपकी बॉडी उससे एक्सपोज होनी शुरू हो जाती है। सो लोगों को इनकरेज करना चाहिए कि अपने घरों से कोई स्टील के कोई बर्तन लेके जाएं, उसके अंदर वो जो भी कोई खाने का सामान हो या दूध हो या कोई भी चीज़ हो, प्लास्टिक को जितना अवॉइड हम कर सकते हैं उतना हमारी हेल्थ के लिए बेहतर है। हमारे लिए बेहतर है, हमारी फैमिली की हेल्थ के लिए बेहतर है। और आप कभी नहीं चाहेंगे कि राइट फ्रॉम द बिगनिंग आपके बच्चे को छोटी उम्र से किसी ऐसी इन्फेक्शन या डिजीज़ का सामना हो जाए जो कि फ्यूचर में जाके उसको उसकी हेल्थ को बुरी तरह इफेक्ट करे। सो अगर इन छोटी छोटी चीज़ों से, ये थोड़े से अपने स्टाइल, अपने लाइफ में चेंजेस लाने से अगर आप अपने फैमिली की हेल्थ को बेहतर कर सकें तो इससे बेहतर और कोई चीज़ नहीं है। और इसमें कुछ भी आपकी कोई थोड़ी सी माइंडसेट को आपने चेंज करने की ज़रूरत है या हल्की सी एफर्ट की ज़रूरत है। क्या आप प्लास्टिक की चीज़ों को अवॉइड करना शुरू कर दें, अपने बच्चों को बताना शुरू कर दें। स्कूल में इस चीज़ की अवेयरनेस एक देनी चाहिए कि जी जो आप लंच बॉक्सेस भी लाते हैं उसको प्लास्टिक के बॉक्सेस में ना लेके आएँ, उसको किसी अच्छा कोई शीशे के बॉक्सेस में या कोई अच्छे उसके अंदर, या उसको कागज़ के लिफाफों में रैप करके उसमें भी माएँ दे सकती हैं। सो प्लास्टिक को के सब्स्टिट्यूट या प्लास्टिक की जगह पे बहुत से ऐसे मटेरियल या अच्छी चीज़ें अवेलेबल हैं जिनका आप इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन हम अभी तक अमल दरामद उस पर नहीं करा पाए जिस पे पाबंदी लगी हुई है प्लास्टिक के बैग्स पे। तो आपको लगता है कि इतनी बड़ी सतह पर हम ये प्लास्टिक के बर्तनों के हवाले से कुछ इकदाम उठा सकते हैं? जी बिल्कुल उठा सकते हैं। हमारी कौम बड़ी रिसेप्टिव है। आप देखें जब भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई उनको मैसेज स्ट्रांगली दिया जाता है, और इसमें मैं आप लोगों से को बड़ी मतलब मैं तारीफ़ करना चाहूँगी कि आप लोगों ने ये इस तरह का प्रोग्राम मुनक्किद किया है और लोगों को एक अवेयरनेस मैसेज इतना स्ट्रॉन्ग जा रहा है, क्योंकि डेफिनेटली व्यूअर्स आपके हज़ारों की लाखों की तादाद में जो कि देख रहे हैं। तो अगर इसको ज़रा इन मैसेजेस को बार बार रिपीट किया जाए, और जिस तरह मैंने कहा कि स्कूल्स में भी ये मैसेजेस दिए जाएँ, आपके स्कूल के बच्चे ही घर जाके अपने पेरेंट्स को बताते हैं कि ये चीज़ अच्छी नहीं है। हमारी कौम बड़ी इंटेलिजेंट है, बच्चे बड़े इंटेलिजेंट है। तो बच्चा एक बहुत अच्छा टूल है कि वो जाके पेरेंट्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है और उनको बता सकता है कि जी ये चीज़ में इसमें आप मुझे लंच ना दें, आप भी इसमें पानी ना पिएं। सो बच्चों के थ्रू ये मैसेजेस बड़ी स्ट्रांगली कन्वे किए जा सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहबा आजकल हर चीज़ ही डिस्पोजेबल चीज़ों में आ रही है, वो प्लेट्स हो जाए, ग्लास, चम्मच, इवन के बाहर से जैसे हम लोग लाहौरी बड़े खाबों के शौकीन होते हैं, सुबह नाश्ता लेने जाते हैं तो वो शॉपर्स में आ रहा होता है, बिरयानी ये चीज़ें लेने जाए वो डिस्पोजेबल पैकेट में आ रहे होते हैं, डब्बों में आ रहे होते हैं। तो फिर क्या करें हम लोग? खाने भी हमने वही है और फिर जब वो ज़र्रात भी हमारे अंदर जा रहे हैं और उस चीज़ का हमें आइडिया भी नहीं हो रहा होता, इदराक भी नहीं हो रहा होता कि हम क्या खा रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। किसी स्टेज पे बाद में जाके आपको पता चलता है कि अच्छा जी ये जो बीमारी हो गई है उसको हम लिंक कर सकते हैं, लेकिन उसको ट्रैक बैक करना इतना इजी नहीं होता। नहीं है, हाँ। इसका तरीका भी यही है कि ऐसी फैक्ट्रीज जो कि इंफीरियर क्वालिटी के प्लास्टिक के मटेरियल से इस तरह की चीज़ें बना रही हैं, उनके ऊपर कोई ऐसी पेनल्टीज़ लगाई जाएँ या कोई ऐसी इस्लाहात उनके अंदर लागू की जाए कि जिसकी वजह से वो इसको अवॉइड किया जा सके। जैसे उनकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, यूजेज भी कम हो जाएगा। सो उनको भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है जहाँ से ये प्रोडक्शन या बन रहे हैं जहाँ पर। लेकिन जो लोग क्लेम करते हैं कि ये बहुत अच्छी हाई क्वालिटी का प्लास्टिक है, इससे कोई आपको नुकसान नहीं होगा, हर प्लास्टिक से ही नुकसान होगा, ऐसा कोई भी लेबल लगा हो उस पर हमें कान नहीं धरने चाहिए? बिल्कुल कान नहीं धरने चाहिए, और ऐसी कोई गारंटी नहीं है। वो तो हर प्रोड्यूसर है या हर सप्लायर जो है वो तो क्लेम करेगा ताकि उसके बिजनेस की बात है, ताकि उसकी बिक्री ज़्यादा हो। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन कुछ हुकूमती लेवल के ऊपर एक्शंस लेने की ज़रूरत है, कुछ कम्युनिटी लेवल पे लोगों के जो है माइंडसेट और उनके लाइफस्टाइल को चेंज करने की ज़रूरत है। एक दफ़ा हुकूमती लेवल पे तो टाइम टू टाइम इस पर एक्शन लिया जाता है, लेकिन जब हमारी कौम, मैंने ये देखा है कि वो रियलाइज़ कर जाती है कि एक चीज़ उनके लिए बेहतर नहीं है तो वो उसको ज़रूर फॉलो करते हैं। और ख़ास तौर पे जहाँ पे बात उनके बच्चों की आ जाती है तो वो ये कि फिर उसको बहुत तेज़ी से अडॉप्ट करते हैं उन चीज़ों को। हाँ। लेकिन आपके पास अगर कोई पेशेंट्स आते हैं जिनको इस वजह से प्रॉब्लम हो रही होती है, आइडेंटिफाई अगर हो जाता है, तो क्या वो मानते हैं कि अब हमने चेंज करना है अपना लाइफस्टाइल, इससे हट के चीज़ें करनी है? बिल्कुल मानते हैं।
और इससे बल्कि आपकी इस बात से एक और बड़ा अहम पॉइंट है कि हमारे डॉक्टर्स इसमें बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल अपना प्ले कर सकते हैं कि उनके पास कोई पेशेंट्स आते हैं तो वहाँ पे उनको अवेयरनेस दी जा सकती है कि जी आप ये चीज़ आपके लिए बेहतर है, ये चीज़ आपके लिए बेहतर नहीं। जब बल्कि डॉक्टर के मुंह से निकली हुई बात तो मेरे ख्याल में पेशेंट के लिए बहुत इफेक्टिव होती है और वो उसको बड़ी रिलीजियसली फॉलो करता है। ये एक अच्छी कैंपेन्स डॉक्टर की तरफ से भी चला सकते हैं और हम भी अपना जो किरदार निभा रहे हैं, अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं कि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा आगाही पहुंचा सके कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है। लेकिन जाते जाते फिर डॉक्टर साहिबा क्या कहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं, उनसे क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले आप अपनी हेल्थ की तरफ, अपने बच्चों, अपनी फैमिली की हेल्थ की तरफ ज़रूर तवज्जो दें, क्योंकि कहते हैं ना सेहत हज़ार नेमत है। ये बात अगर आपके पास सेहत है तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास सेहत नहीं है तो आप ये समझें कि उसमें फिर आप टोटली हैंडीकैप्ड हो जाते हैं। तो सेहत सबसे इम्पॉर्टेंट है और जो कुछ आपकी सेहत के लिए चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं वही खाएं, वही पिएं, क्योंकि इसका बॉडी के ऊपर उसके अकॉर्डिंगली ही असर अंदाज होता है। बिल्कुल ऐसे ही, और अपना लाइफस्टाइल हमें चेंज करने की ज़रूरत है ताकि हमारी सेहत अच्छे तरीके से हम उसको गुजार सकते हैं। और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग अपना जो एक लाइफस्टाइल बहुत हमारा रिजिड सा बन गया हुआ है उसको चेंज करने की, हमारे माइंडसेट को भी चेंज करने की हमें अशद ज़रूरत है ताकि आने वाली जो हमारी नस्ल है वो अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। जिस तरह वो हमें देखेंगे हम किस तरह गुजार रहे हैं ज़िंदगी, उसी को लीड करेंगे वो लोग और आगे लेकर चलेंगे। डॉक्टर ज़फ़र शाह हमारे साथ मौजूद थी, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई हैं और प्लास्टिक के बर्तनों के हवाले से जनाब उनके इस्तेमाल के हवाले से उनके एडवांटेजेस तो ज़्यादा नहीं है, डिसएडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं हमारे अगर सेहत के लिहाज से देखा जाए। तो आप लोगों से यही दरख्वास्त करेंगे कि अगर हो सकता है, ऑब्वियसली इसको टाइम लगेगा इस चीज़ को लाने में, लेकिन अगर हो सकता है तो छोटे छोटे इनिशिएटिव लें और अपने घरों से ये प्लास्टिक के जो बर्तन हैं या प्लास्टिक की और भी अशिया है उनको कम करने की कोशिश करें। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम लाहौर और लाहौरियों के मसाइल डिस्कस करते हैं। और आजकल हर लाहौरी, बल्कि मैं कहूँगी कि हर पाकिस्तानी एक ही दुहाई देता हुआ नजर आ रहा है, वो दुहाई है कीमतों में बेतहाशा का इजाफा। महंगाई का घोड़ा ऐसा बेलगाम हो चुका है जिसको काबू में करना किसी भी हुकूमत के बस में दिखाई ही नहीं देगा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी जब, तो ऑपोजिशन जमातें महंगाई के खिलाफ आवाजें उठाती थी। अब वो ऑपोजिशन हुकूमतें जमातें जो है हुकूमत में आई हैं तो महंगाई के एक नए तूफान ने अवाम का जीना मुहाल कर रखा है। आटा हो, दाल, चावल, अशय खुर्दनोश की जितनी भी कीमतें हैं वो आसमान को पहुंच चुकी हैं। और अभी तो हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा नहीं किया गया है। जिस दिन जनाब ये इजाफा हुआ तो महंगाई का एक और तूफान अवाम को अपनी लपेट में ले लेगा। बेयकीनी की एक ऐसी सूरत हाल बन चुकी है पूरे पाकिस्तान में ही जिसने अवाम को शशोपंज में मुब्तला कर रखा है। और पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का निज़ाम कौन चलाएगा, वज़ीर आला की आईनी पोजीशन क्या है, किसी को कोई इल्म नहीं है। गवर्नर का क्या स्टेटस है, इस हवाले से भी एक अजीब सी कंफ्यूजन बरकरार है यहाँ पर। और सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले ने इस बेयकीनी को और भी बढ़ा दिया है हम सब के अंदर। तो पंजाब में सूरत हाल क्या है और ये ऊंट किस करवट बैठेगा, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है जाहिद आबिद साहब हैं। जाहिद साहब आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? जाहिद साहब, एक अजीब सी कन्फ्यूजन पैदा हुई है महंगाई के लिहाज से भी, और अगर सियासी अदम इस्तेकाम के वाले से भी देखें तो वो भी एक अजीब सी कन्फ्यूजन है हम सब के अंदर। तो ये क्या मसला, अगर महंगाई की मैं बात करूँ, महंगाई रोज़ाना की बुनियाद पर हम अपने नाज़रीन को बता रहे होते हैं कौन कौन सी अशिया महंगी हुई है, और ये रोज़ाना की बुनियाद पर इनके कीमतों में इजाफा हो रहा है। क्या वजह है इसकी? ये अदम इस्तेकाम ही है जो सियासी है या कोई और अवामिल भी है? देखिए, मार्केट में एक तो फैक्टर्स होता है जो कि इंतजामी तौर पे होता हाँ है जी। और एक होता है कीमतों के हवाले से, ठीक है। अशिया की जो सप्लाई है और डिमांड है उसके हवाले से। इस वक्त जो हमें ज़्यादा नज़र आ रहा है उसमें इंतजामी जो कमी है वो ज़्यादा नज़र आ रही है। अच्छा। कि जिस वक्त आपका सिर्फ पूरा सूबा जो है 12 करोड़ लोगों का सिर्फ एक वज़ीर आला चला रहा है, मतलब कहाँ आपकी पूरी
40 या 45 वुज़रा की एक हाँ, कैबिनेट साथ होती है, मुशीर होते हैं, वो अपने अपने काम बांटे हुए होते हैं, उन्होंने चाहे कोई थोड़ा कर रहा है, ज्यादा कर रहा है, लेकिन हर किसी की कोई ना कोई जिम्मेदारी होती है। अब सिर्फ एक वज़ीर आला है जो कि अभी तक ये कंफर्म भी नहीं है उनको ज़हनी तौर पे कि कल क्या होगा, कल वो होंगे या नहीं होंगे, तो एक उनकी कंसंट्रेशन भी उस तरह नहीं है जैसे कि होनी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है। अगर आपका मिनिस्टर इंडस्ट्रीज़ नहीं है जो कि इस सारी प्राइस कंट्रोल को देखते हैं, इसको लेके चलते हैं, फूड मिनिस्टर अगर आपके नहीं है जो गंदम की खरीदारी, आटे की कीमत के हवाले से तमाम तयन करते हैं, वो अगर नहीं है तो लाजमी तौर पर एक ऐसा खला पैदा होता है जो कि ब्यूरोक्रेसी अकेले फिल नहीं कर सकती, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी आदी हो चुकी है हमारे मिनिस्टर्स और हुकूमत के ऑर्डर्स की, कि जो उन्हें ऑर्डर मिल गया उन्होंने उस पर इम्प्लीमेंट कर दिया। वो आज खुद को इनिशिएटिव लेने से करनी कतराते हैं कि हमारे सर पे कोई चीज़ ऐसी ना आए जिसको हो। अब महंगाई का नोटिस जब भी लेती है हुकूमत लेती है, मतलब आटा महंगा हुआ, आटे की कीमत में कमी का ऐलान वज़ीर आला को करना पड़ा है, किसी सेक्रेटरी को या किसी और महकमे ने ये जिम्मेदारी अदा नहीं की कि हम इसे किस तरह सेटल करें। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जब तक इस सूबे का वज़ीर आला बाकायदा फाल ना हो, उसकी कैबिनेट फाल ना हो, उसके सियासी तौर पे जो भी उसके वजूहात हैं वो एक अलग बात है, लेकिन सूबे का निज़ाम चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वज़ीर आला हो, कैबिनेट हो और अपने तौर पर काम कर रहे हो। अब मार्केट में इस वक्त किसी को कोई पता नहीं कि उनको निगरानी कौन कर रहा है, कौन से मिनिस्ट्री को उन्होंने जवाब देना है, कौन से अफसरान है। बाकी हमारे एक थोड़ा सा लथार्जिक एटीट्यूड हमेशा से होता है मुलाजमीन का कि अगर ऊपर से डंडा पड़ता रहे तो वो काम करते रहते हैं, वरना वो भी कहते हैं कि ठीक है जी कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो इस वजह से भी कह सकते हैं जाहिद साहब की जो महंगाई है अज खुद महंगाई बढ़ती जा रही, गिरा फरोशी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आटा है, आटे की सूरत हाल एक तो हम कह सकते हैं कि आटे का 400 रुपये फी मन तो आपकी गंदम महंगी हो गई, 1800 से 2200 रुपये आप ले गए, तो फी मन आटा भी 400 रुपये मन महंगा होगा, यानी कि 20 किलो का थैला जो है वो 200 रुपये कम से कम महंगा होगा। अब उसे कम करने के लिए हुकूमत को ही कोई ना कोई फैसला करना है कि उसे किस तरह कम सतह पे रखना है, वरना जो फ्लोर मिलर है वो आपकी या मेरी किसी खिदमत के लिए अपनी फ्लोर मिल नहीं चला रहा, वो मुनाफा कमाने के लिए चला रहा है। उसे मुनाफा मिलेगा तो वो फ्लोर मिल चलाएगा, वरना वो नहीं चलाएगा। तो उसके साथ किस तरह लेन देन करना है, क्या उसे सब्सिडी देनी है, किस तरह गंदम किस रेट पे देनी है, ये सारे फैसले या तो फिर अगर यही हालात अगर रहने हैं अगले 1-2 महीने तो फिर कम से कम ब्यूरोक्रेसी को अपना एक्टिव रोल प्ले करना होगा, ब्यूरोक्रेसी से प्रॉपरली इस चीज़ को आगे लेके चले कि अगर हुकूमत थोड़ी सी इस वक्त अपने कामों में फंसी हुई तो हम इसे आगे लेके चले, लेकिन उनकी शायद ट्रेनिंग इस तरह की नहीं है या वो आदी नहीं इस चीज़ के कि हम कोई खुद भी काम करें, तो उनकी यही कोशिश होती है कि जब तक हम ऊपर से कोई नहीं कहेगा हमने किसी ने काम नहीं करना। तो इस किस्म की सूरत हाल है, तो उसमें फिर यही सूरत नज़र आती है जो इस वक्त मार्केट में हमें नज़र आ रही है। लेकिन ये मुतालिबात अगर आटे के देखे जाएं तो अभी भी उन्होंने वज़ीर आला ने ऐलान कर तो दिया है कि 200 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाएगी, लेकिन ये सूरत हाल हर 3 महीने हर 6 महीने बाद आ जाती है, तो जब उनको सब्सिडी मिलेगी तब तक हमें रिलीफ मिलेगा, क्या ये सूरत हाल अब बनने वाली है? बिल्कुल, जैसा कि अभी हमने बात की कि फ्लोर मिलर्स जो है वो कहता है कि जी मुझे जिस रेट पर आप गंदम देंगे मैं उसमें अपने सर्विस चार्जेस डाल के आगे आटा फराहम कर दूंगा। ठीक कि अगर गुज़श्ता सीजन में गंदम का रेट 1800 रुपये था, अब 2200 रुपये है, वो कहता है 400 रुपया तो मेरा ये खाम माल का रेट बढ़ गया है। अच्छा। मुझे ये मार्जिन आप दे दें, बिजली की जो पैदावारी रेट बढ़ा है वो मार्जिन मुझे दे दें और मुझसे जो आटा है आप ले लें। अब ये हुकूमत ने करना है कि नहीं, हमने जो खास तौर पर शहरी आबादी, क्योंकि शहरी आबादी आटा इस्तेमाल ज़्यादा यानी कि आटा इस्तेमाल करती है, जो बाहर के लोग हैं, देहातों के लोग हैं, उनके पास गंदम मौजूद होती है अपनी ही, वो वहीं से इस्तेमाल होती है, इसलिए सारा बोझ पड़ता है शहरी आबादी पे। तो शहरी आबादी को रिलीफ देने के लिए हुकूमत को सब्सिडी देनी पड़ती है और उसी का ये नतीजा है कि हुकूमत की जानब से 16 रुपये फी किलो या 160 रुपये उसकी कमी की गई है आटे की कीमत में। तो ये अगर ना करते तो यकीनन लोग अब सवाल पूछना शुरू हो गया था कि हमें क्या फ़ायदा हुआ हुकूमत तब्दीली का। तो हुकूमत तब्दीली का फ़ायदा अवाम को भी किसी न किसी हद तक पहुंचना है, तो उन्होंने इन्हें वेलकम करना है। तो इस वक्त ये सूरत मार्केट में नज़र आ रही है कि अगर महंगाई इसी सतह पे रहती है, इसी उस पर रहती है, तो लोग ये सवाल पूछना शुरू हो चुके हैं कि हमें हुकूमत तब्दीली का क्या फ़ायदा हुआ। एग्जैक्टली हाँ, अगर हम कह रहे थे, अगर हुकूमत कह रही थी जब वो अपोजिशन में थी कि हम आएंगे हुकूमत में तो लोगों को रिलीफ देंगे, महंगी अशिया नहीं बेची जाएंगी, इन पे कंट्रोल किया जाएगा, लेकिन अगर अभी भी महंगाई का यही तूफान रहेगा तो फिर लोगों का क्या कसूर है इसमें। हमें ज्वाइन किया है सलमान आबिद साहब है, सीनियर तजियाकार हैं, उन्होंने हमें स्काइप के थ्रू ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर महंगाई का जो जिन है वो बेकाबू होता जा रहा है। पहले हमने देखा कि हुकूमत जब अपोजिशन में थी तब वो एहतजाज करती थी कि पीटीआई ने जीना मुहाल कर रखा है लोगों का, अवाम का। अब जैसे ही हुकूमत आई है
और अब महंगाई का तूफान है, एक मर्तबा फिर से बढ़ता ही जा रहा है, जिसको कोई भी काबू नहीं कर पा रहा। तो मुझे बताइए, क्या अवामिल है इसके? क्या ये सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से बढ़ती जा रही है या कोई और भी वजह हो सकती है? देखिए, एक वजह तो बड़ी सीधी सी है कि पाकिस्तान की मजमूई मईशत जो है वो काफी मुश्किल में है, और उसकी वजह यह है कि हमारी जो माशी पॉलिसियां हैं उसके अंदर कोई स्टेबिलिटी नहीं है। दूसरी बात यह है कि कोई भी जादुई तरीका नहीं है कि हम फौरी तौर पे माशियात में इनकलाब ला सकें। लेकिन ये जो अभी हुकूमत आई है इसके दो मसाइल हैं। एक मसला तो ये है कि हमें अंदाजा ही नहीं है कि ये हुकूमत कितने अरसे के लिए आई है और ये इसकी स्टेबिलिटी कितनी है। अभी हुकूमत आए हुए एक महीना हुआ है और अभी से नए इंतखाबात की बात आ रही है, हुकूमत की रुखसती की बात आ रही है और कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट तहलील कर दी जाएगी और उसके बाद जो है नए इंतखाबात की तरफ जाएंगे। तो ऐसे में कोई भी मुल्क जो है वो यहाँ पर माशी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं होगा और ना कोई मालियाती इदारे उनको पैसे देंगे। दूसरी बड़ी वजह यह है कि जो साबका हुकूमत में IMF ने के साथ शराइत तय हुई थी उस पर यह हुकूमत अमल करने के लिए रिलेक्टेंट है, जिसमें पेट्रोल की कीमतों में इजाफा खास तौर पे शामिल है। तो इस वजह से अब आप देखिए, जब अनसर्टेनिटी है तो उस अनसर्टेनिटी की वजह से खास तौर पे यहाँ पर कोई भी जो है ना मईशत जो है वो संभल नहीं पा रही, महंगाई कंट्रोल नहीं हो पा रही। पंजाब में कैबिनेट बन नहीं सकी है, मरकज में शहबाज शरीफ साहब जो है वो एक वोट के ऊपर खड़े हैं। तो मैं समझता हूँ कि कमजोर इस वक्त हुकूमती ढांचा जो है वो रुकावट बना हुआ है। तो इसको फिर किस तरह, क्या क्या इकदाम आपको अगर लगता है कि अगर आपसे पूछूं कि क्या इकदाम उठाने की जरूरत है ताकि एटलीस्ट जो अवाम है उसको तो थोड़ा बहुत रिलीफ दिया जाए ना? देखिए, पहला एक तो स्टेप ये है कि आपको बड़े बोल्ड फैसले करने पड़ेंगे और ये जो फैसले इस वक्त हुकूमत नहीं कर पा रही माशियात के हवाले से, और वो अपने इत्तेहादियों की तरफ देख रही है या एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रही है कि वो आकर उनकी मदद करें, तो कोई उनकी मदद नहीं करेगा। ये बोझ खुद मुस्लिम लीग नून को उठाना है और कड़वे फैसले करने पड़ेंगे मईशत के हवाले से IMF को मुतमईन करने के लिए। और अगर आपने ये फैसले नहीं करने तो फिर ये हुकूमत जो है स्टेबल नहीं हो सकेगी और फिर नए इंतखाबात की तरफ जाना पड़ेगा। इसलिए ये तो फैसला हुकूमत ने करना है, और ये बार बार कहना कि हम जो है वो साबका हुकूमत पे डाल दें, ये पाकिस्तान में एक सियासी रवायत है। जो भी हुकूमत आती है वो सारे मसाइल साबका हुकूमत पे डालकर खुद को बरी जमा करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पाती। इसलिए ये सारे अमल जो है मुस्लिम लीग नून को करने हैं और वो बहुत ज्यादा उनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि इस वक्त हमारी मईशत जो है वो वेंटिलेटर के ऊपर है। अगर आपने फौरी तौर पर उसको फीड ना किया, फौरी तौर पर कड़वे फैसले ना किए और फौरी तौर पर बड़े फैसले करके मईशत को खड़ा करने की कोशिश ना की, तो इससे हुकूमत भी जाएगी और इस मुल्क का भी मईशत का जो बेड़ा गर्क होगा वो बेड़ा गर्क होगा। ठीक है आबिद साहब, आपने भी जाहिद साहब सुना है कि क्या कह रहे हैं मईशत जो है। सलमान साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हमारे साथ नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जाहिद आबिद साहब भी हैं, उनसे भी हम बात करें स्टूडियो में। जाहिद साहब, मईशत का इस वक्त बुरा हाल है, डॉलर जो है वो 200 से ऊपर चला गया, तजावुज़ कर चुका है, महंगाई बढ़ती जा रही है। जैसे सलमान साहब ने कहा कि कोई टफ डिसीजंस लेने की जरूरत है, आपको लगता है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो ले पाएगी? अभी देखिए, सलमान साहब जो बात कर रहे हैं वो इस हद तक बिल्कुल दुरुस्त है कि जब भी हमारी मईशत के फैसले सियासत के ताबे हुए हैं तो हमारी बैलेंस शीट खराब हुई है। अगर आप मुशर्रफ दौर के आखिरी साल देख लें, जब तहरीक चल रही थी तो बिजली के रेट्स बढ़ाने उन्होंने छोड़ दिए थे, जिसकी वजह से सर्कुलर डेट का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो कि अभी तक संभलने में नहीं आ रहा। जब नवाज शरीफ का आखिरी 1 साल 1.5 साल था जिसमें वो मुश्किल में फंसे हुए थे, तो उन्होंने लोगों को सब्सिडी बेपनाह देनी शुरू कर दी, मुख्तलिफ रायतें देनी शुरू कर दी अपने आप को बचाने के लिए, अपने वोटर को साथ रखने के लिए, जिसके मसाइल आज तक हमें आ रहे हैं। खान साहब जब जाने लगे हैं तो पेट्रोल और डीजल की कीमत को जून तक कह गए जिसे हम इजाफा नहीं करेंगे, जो कि गैर हकीकी बिल्कुल चीज़ है। इसमें इजाफा उसी तरह होना था जिस तरह पहले फार्मूले के तहत होना था। अब उसे किस तरह इन्होंने मैनेज करना है, उसके पास इनके लिए पैसे नहीं है। कहा जा रहा है कि जून तक अगर ये इस चीज़ को यहीं पर कर्टेल करते हैं तो इनको तकरीबन 600 अरब रुपए का बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो 600 अरब रुपया कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, ये एक अलग मामला है। तो जब तक मौशी फैसले मईशतदान और इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो है वो नहीं करेगी,
सिर्फ सियासतदान अपने वोट के लिए, अपने वोटर को कैच रखने के लिए करेंगे तो ये बैलेंस शीट इसी तरह ख़राब होती रहेगी जैसा कि इस वक्त हमारी है। डॉलर रेट देख लें, मतलब आपके पास ज़र मुबादला के ज़खायर इस वक्त स्टेट बैंक के पास सिर्फ 7 से 8 अरब डॉलर हैं। टोटल कहा जा रहा है कि 10 से 11 हैं, जिसमें से 3 अरब डॉलर हमारे दोस्त मुआलक के हैं जो कि फिक्स पड़े हैं, यानी कि जो उसके हाथ में 7 से 8 अरब डॉलर हैं और महाना आपको 4 अरब डॉलर का तजारती खसारा हो रहा है। जब इतना बड़ा तजारती खसारा हो रहा है तो 7 अरब डॉलर क्या करेंगे? तो लाजमी तौर पर प्रेशर जो है वो आपके डॉलर पे आ रहा है और वो रुकने में नहीं आ रहा। और लग यही रहा है कि अभी एक हफ्ता तो कम से कम और चलने हैं IMF से मुज़ाकरात, उसके बाद जाके कोई फैसला होना है। तो ये एक हफ्ता ही बहुत मुश्किल है, आगे वाला जो टाइम है वो तो अपनी जगह पे है। इसलिए IMF से मामला किस हद तक तय पाते हैं, कैसे पाते हैं, उनसे भी तय पा जाएंगे। क्या 1 अरब डॉलर मिलेगा आपको? 1 अरब डॉलर आपके लिए कुछ भी नहीं है इस वक्त सूरत हाल है। ये पता नहीं फिर इंस्टेबिलिटी जो बढ़ती जा रही है इसको हम किस तरह कैटर कर सकते हैं। सलमान साहब, आपको क्या लगता है ये जो IMF के साथ अगर मुतालिबात या मुआहदात जो होता है उसके बाद ये बेहतर होगी सिचुएशन? और जैसे डॉलर की रेट भी बढ़ता जा रहा है, दिन ब दिन 200 से तजावुज कर चुका है, आने वाले दिनों में मजीद क्या हमें महंगाई का तूफान देखना पड़ सकता है? जी, इसमें तो कोई शक नहीं है। खुद मुफ्ता इस्माइल कह चुके हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में महंगाई बढ़ेगी, बिजली की लोड शेडिंग बढ़ेगी, बिजली की कीमतों में इजाफा होगा, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होगा और मईशत को जो है वो काफी, जिसे कहते हैं ना, झटके लगेंगे। ये तो नजर आ रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान की मईशत में कोई बड़ा रिलीफ नहीं मिल सकेगा। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये बड़ा रिलीफ नहीं मिल सकेगा तो ये जो हुकूमत आई है मुस्लिम लीग नून की, जो कहती थी कि हम ज्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं, तो फिर तो सारा इस हुकूमत का बोझ इनके ऊपर पड़ गया ना। और सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म भी इस वक्त मुस्लिम लीग नून के ऊपर हो रहा है। और दूसरी बात यह कि इसहाक डार साहब लंदन बैठे हुए हैं और मुफ्ता इस्माइल साहब पाकिस्तान में है। ये किस तरह से मिलकर मईशत को में एक रिलीफ में बदल सकेंगे? मुझे तो नहीं लग रहा कि आने वाले दिनों में या चंद महीनों में कोई बड़ा तूफान आएगा। आप देखिए ना, अगर आपके IMF के साथ मामला तय भी हो जाए तो उसमें पहला झटका तो ये लगेगा ना कि आपको 40-50 रुपए पर लीटर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करना है। और अगर 40 रुपए पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है, चाहे आप 2 किस्तों में करें, 20-20 रुपए, 25-25 रुपए करके करें, तो इसका मतलब है सारा का सारा महंगाई का एक नया रेला पाकिस्तान में आएगा ना। तो वो हुकूमत के लिए एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल बन जाएगी। इसीलिए कल आपने देखा ना, मरियम नवाज ने कहा है सरगोदा के जलसे में कि अगर या तो हमें हुकूमत करनी चाहिए या हमें हुकूमत नहीं करनी चाहिए। और अगर ये सारा बाशी बोझ जो है इमरान खान का हम क्यों उठाएं? हम इंतखाबात की तरफ जाते हैं। तो इसलिए मुस्लिम लीग नून के अंदर भी ये बहस शुरू हो चुकी है कि हमें इस सूरत हाल का सियासी तौर पर मुकाबला करना चाहिए और इंतखाबात का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। लेकिन हतमी फैसला तो नवाज शरीफ साहब ने करना है। लेकिन लगता ये है कि इस हुकूमत को खड़े होने में ही बड़ी मुश्किलात का सामना है। हुकूमत को चलाना तो बात दूर की बात है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन आपको लगता है कि इलेक्शन करवाने के बाद सिचुएशन चेंज हो सकती है और जो इत्तेहादी हैं वो मानेंगे इलेक्शंस के लिए? देखिए, बात यह है कि अगर कोई हुकूमत आएगी जिसके पास 5 साल का मैंडेट होगा तो फिर इंटरनेशनल इदारे उनसे बात करेंगे ना। अभी तो हुकूमत है, इसके पास तो पता ही नहीं है मैंडेट है कितना, कब तक का है, कितने महीने तक चलेगा। तो एक इलेक्शन के बाद एक सिचुएशन तो बदलेगी। दूसरी बात यह है कि जो इत्तेहादी जमातें हैं उसमें सिर्फ पीपल्स पार्टी वो है जो चाहती है कि अर्ली इलेक्शन ना हो। बाकी तो सारी जमातें जो है वो अर्ली इलेक्शन की तरफ जा रही हैं। ख्वाजा आसिफ भी कह चुके हैं, कल रात खुर्शीद शाह ने भी कहा है कि लगता यही है कि अर्ली इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी को भी फाइनली ये कड़वी गोली खानी पड़ेगी अर्ली इलेक्शन की। और ये मुल्क जो है इस वक्त जिस किस्म के क्राइसिस का शिकार है, मुझे तो जाती तौर पे लगता है ये अर्ली इलेक्शन की तरफ जाएगा। और जब मैं अर्ली इलेक्शन कहता हूं तो मैं ये कहता हूं कि सितंबर-अक्टूबर में इंतखाबात जो है वो हो सकते हैं। ठीक है, सितंबर या अक्टूबर में इंतखाबात हो सकते हैं, अर्ली इलेक्शन होने वाले हैं। देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या बनता है। सलमान आबिद साहब सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद है। सलमान साहब बहुत शुक्रिया आपका। जाहिद साहब, आपने भी सुनी सलमान साहब की गुफ्तगू। उन्होंने कहा है कि अर्ली इलेक्शन की कॉल आ सकती है और ऐसा मेरे ख्याल से हमारे इर्द गिर्द भी यही माहौल बनता जा रहा है। नून लीग को देख लिया, बाकी लोगों को देख लें तो वो भी अब मुत्तफिक हो गई है कि अर्ली इलेक्शन कराएं। क्या इसका क्या वजह लगती है आपको कि जो अवाम की तरफ से एक रद्द अमल आ रहा है उसकी वजह से जल्दी करवाने वाले? बिल्कुल, इस वक्त जो सबसे अहम चीज़ हम शायद डिस्कस नहीं कर रहे हैं
कि जून आ रहा है, हाँ, और 12 से 15 जून तक आमतौर पे बजट हाँ, पेश करना होता है हर हुकूमत ने। अब उस बजट में जो भी मलबा उठाएगा वो उस जमात के ऊपर जाना है कि अगर नून लीग वो ऐलान करती है उस बजट का, तो उसमें जो उसने रिलीफ देना है या नहीं देना, हाँ, उसका उसे आइंदा इलेक्शन में पे करना पड़ेगा। उसका वोटर उससे पूछेगा कि आपने बजट में हमें क्या दिया है। उसे इससे कोई गर्द नहीं है कि खजाने में कुछ था या नहीं था, वो कुछ ये पूछेगा मुझे क्या दिया है। इसलिए ये बजट बहुत अहम है कि अब नून लीग इस बजट का बोझ उठाना चाहती है या ये बजट निगरान हुकूमत से पेश करवा के अपने आप को वो साइड पे करना चाहती है कि हमने तो बजट नहीं दिया, निगरान हुकूमत ने पेश किया। तो ये एक बड़ा अहम पॉइंट है कि नून लीग अगर इस वक्त वोट की बात कर रही है तो उसमें वो बजट से कन्नी कतराने की कोशिश कर रहे हैं कि हम पे ये सारा बोझ ना पड़े, क्योंकि इस वक्त इस बात में कोई शक नहीं है कि आपका खजाना बिल्कुल खाली हो चुका है। ज़र मुबादला के ज़खायर आपके पास तकरीबन ना होने के बराबर हैं। जो बजट डेफिसिट है वो बढ़ रहा है, जबकि तजारती खसारा वो बढ़ रहा है, डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल है। तो ऐसी कोई साइड नज़र नहीं आ रही। हमारे कुछ दोस्त मालिक जो पहले बड़े खुले हाथ के से हमारी मदद किया करते थे, वो भी अब थोड़ा सा उन्होंने हाथ तंग कर लिया और वो बड़े कमर्शियल अंदाज में हमारे साथ मामला तय कर रहे हैं। वो पहले वाले लासानी दोस्ती वाले वो हमें नहीं नजर आते कि उसमें खुले दिल से खुशामदीद नहीं कह रहे हमें, के बस गए और जाके चुप करके लेके आ गए। अब वो कमर्शियल बुनियादों पे हमारे साथ डील कर रहे हैं कि जी अगर आपने ये लेना है तो इसे इस मतलब हमने कभी नहीं सुना था कि कभी हमारे किसी दोस्त मुल्क ने कहा कि पैसे तो ले जाओ लेकिन इसे बैंक में रख लो, खर्च नहीं करना। बिल्कुल, तो ये इस किस्म के हालात पैदा हो चुके हैं। तो एक मुआशी एक इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है, वो चाहे इलेक्शन, लेकिन अगर इलेक्शन होते हैं तो 3 महीने निगरान हुकूमत आएगी, उसके बाद इलेक्शन होंगे, इलेक्शन के बाद फिर 3 महीने, तो कम से कम 6 महीने 8 महीने फिर भी चाहिए आपको वाज़े पॉलिसियाँ बनाने के लिए, क्योंकि निगरान हुकूमत भी आर्जी सा सेटअप होगा, वो भी बड़ा फैसला नहीं कर सकेगी। तो एक इस वक्त यकीनन ये 2022 जो है हमारे लिए बड़ा अहम साल है मुआशी लिहाज से, और इसमें यकीनन दोनों अपोजिशन और हुकूमत जो इस वक्त हैं या पहले थे, उन्हें आपस में बैठ के इस बात पे थोड़ा सा सोचना चाहिए कि हमने इस मुल्क को किस तरफ लेके जाना है। सिर्फ सियासत करनी है या इस मुल्क के अवाम के लिए भी कुछ करना है, इस मुल्क के अवाम को भी कुछ देना है, ये बड़ा अहम इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है। दूसरा, ओवरऑल तो हमने पॉलिटिकल सिचुएशन पे भी बात कर ली जाहिद साहब। अब आज अगर देखा जाए तो महंगाई की क्या सूरत हाल है, मतलब ब्रॉयलर महंगा हुआ है या सस्ता हुआ है या आज भी वही कीमतें चल रही हैं उसकी? महंगाई उधर ही है, मतलब चिकन ब्रॉयलर गोश्त आज भी 436 रुपए फी किलो है। अच्छा, मतलब उसमें आप ये तो कह सकते हैं कल से कुछ नहीं बदला, लेकिन 436 रुपए है जो कि गैर हकीकी रेट है। मतलब 436 इस वक्त तमाम तर पैदावारी लागत तमाम अखराजात के बावजूद 436 रुपए किलो, और वो भी 1 किलो नहीं होता। वो जिस वक्त आप लेते हैं तो सफाई वगैरह करके आपके हिस्से में 800 ग्राम गोश्त आता है, यानी कि आप 436 रुपए का 800 ग्राम गोश्त खरीद रहे हैं। तो वो एक गैर हकीकी रेट है। वो उसकी वजह कुछ मौसमी असरात हैं कि शदीद गर्मी है, जिसकी वजह से पोल्ट्री फार्मर्स जो हैं वो उन्होंने 1.5 महीना पहले या 1 महीना पहले चूजे डालने को छोड़ दिए थे, क्योंकि छोटा फार्मर वो बर्दाश्त नहीं कर पाता उसके अखराजात। जो बड़े कंट्रोल शेड वाले फार्म्स हैं वो तो इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हीं का माल इससे आ रहा है। तो ऐसी सूरत हाल है जिसमें बाकी सब्जियां मौसमी होती हैं। जो सब्ज़ी ज़्यादा मार्केट में आलू है वो 30 रुपये किलो बिक रहा है, और प्याज है टमाटर है वो 80 रुपये किलो बिक रहा है। तो ये जैसे डिमांड सप्लाई की चीज़ होती है तो उसी तरह चल रहा है। तो मजमूई तौर पे जो चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं लोगों को, पेट्रोल, डीजल, घी खास तौर पे, मतलब घी 500 रुपए किलो या 500 रुपए लीटर कुकिंग ऑयल, हाँ तड़का जो है वो 500 रुपए हो चुका है। 500 का मतलब है एक अगर 4 या 5 लोगों की फैमिली है 2 से 3 दिन चलता है एक घी, तो 500 रुपया उसे हर दूसरे तीसरे रोज सिर्फ घी के लिए चाहिए। तो आप देख लें कि वो कितना उस पर बोझ पड़ रहा है, क्या बढ़ रहा है। तो ये एक बड़ी अहम चीज़, अजीब सी सिचुएशन बनी हुई है जनाब की। जो महंगाई है ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और सियासी अदम इस्तेकाम भी है वो भी दिन ब दिन उसको भी देखने में आ रहा है कि बढ़ता ही जा रहा है। एक तूफान की सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है ये सिचुएशन सारी। जाहिद आबिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हैं। जाहिद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए हैं, और जनाब मज़ीद भी इस हवाले से हम आपको आने वाले दिनों में अपडेट करते रहेंगे कि क्या सिचुएशन बनती है, महंगाई कम होती है कि नहीं होती। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात हो जाए सेल्फ केयर के हवाले से, तो जैसे जैसे गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है वैसे वैसे
सेहत के हवाले से भी बहुत सारे मसाइल हैं जो जन्म लेने लग गए हैं, और उनमें मैदे और स्किन के मसाइल सर फहरिस्त, और उनका आपस में बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक भी है, क्योंकि चेहरे पर दाने कील महासे हुस्न को हमारे मांद भी कर देते हैं, जिसकी वजह से बड़ी तकलीफ होती है और परेशानी में भी हम लोग मुब्तला हो जाते हैं। और उनके साथ साथ मज़ीद भी बहुत सी वजूहात हो सकती है, जैसे कि खून की ख़राबी, हमारी जो डाइटरी हैबिट्स हैं वो तब्दील हो जाती हैं, गैर मुतवाज़न खुराक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और जिस्म में जो हार्मोनल चेंजिंग्स भी आती है वो भी एक वजह बन सकती है। खुराक जो हमें बीमारियों से बचाने में मदद देती है, अगर मुतवाज़न और दुरुस्त इस्तेमाल ना की जाए तो मुख्तलिफ बीमारियों के चुंगल में भी फंसाने का सबब बन सकती है। और देर हज़म ग़िज़ाओं के मुतवातर इस्तेमाल से जो हमारा निज़ाम हज़म है वो बुरी तरह ख़राब हो जाता है और आंतों के फेल को और सुस्त भी बना सकता है, जिसके नतीजे में जहरीले और जो फासिल मादे हैं वो खून में शामिल हो जाते हैं, और उनकी वजह से हमारी स्किन के प्रॉब्लम्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं, हमारे मैदे के प्रॉब्लम्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं, और मुख्तलिफ बीमारियों का हम शिकार हो जाते हैं। तो किस तरह हमें अपनी डेली रूटीन चेंज करनी है, किस तरह हम अपनी डाइटरी हैबिट्स को चेंज करके इन बीमारियों से बच सकते हैं, और ख़ासतौर पर मौसम गर्मा में हम कौन कौन से ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना चाहिए और किन से इज्तनाब करना चाहिए, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर महा नसीर हैं, जो क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। डॉक्टर महा, आपको खुश आमदीद कहती हूँ डॉक्टर लाहौर में। कैसी हैं आप? I'm good, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर महा, गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही है, और इस गर्मी की वजह से भी बहुत सारे लोग बीमार हो जाते हैं, और जैसे मैं बता रही थी कि हमारी डाइटरी हैबिट्स भी चेंज नहीं हो रही होती हैं जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है। तो गर्मी आने के साथ साथ हमें कौन कौन सी चीज़ों में अपने वो चेंज लेकर आना चाहिए? ओके, सबसे पहले हम यहाँ बात कर लेंगे कि आपका वाटर कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। डिहाइड्रेशन फैक्टर इस तरह का है कि आप अगर डिहाइड्रेटेड हैं तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम जनरेट होते हैं। नॉट इवन इन द स्किन, आपका इंटरनल ऑर्गन डैमेज स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आपके जितने भी मसल्स हैं, सेल्स हैं, वो वाटर रिटेंशन बेस पे काम करते हैं कि उनको वाटर चाहिए, वो स्वेलअप होंगे, आपको एक अच्छा गुड लुकिंग फेस देंगे। लेकिन यहाँ पे दो कंडीशंस आ जाएंगी। अगर वाटर रिटेंशन ज़्यादा हो जाएगी तो आप टायरिंग लगेंगे, एक्सेस वाटर। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है हमारा सॉल्ट, और सॉल्ट हमारे पास आपको पता है जितने भी प्रोसेस्ड फूड आइटम्स हैं, जंक फूड है, सॉल्टी क्रैकर्स हैं, लेज है, इस तरह की चीज़ें हैं, यू नो, जितने भी आप स्नैक्स लेते हैं ना वो सॉल्ट इंक्रीज कर देते हैं। सॉल्ट से हमारे पास वाटर रिटेंशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। सही। तो हम टायरिंग लगते हैं, हमारा फेस फ्रेश नहीं लगता। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि आप कार्बोनेटेड बेवरेजेस को रिड्यूस करके हाइड्रेशन के लिए कोकोनट वाटर ऐड करें, डिटॉक्स ड्रिंक्स ऐड करें, ये हमारे पास अच्छी स्किन प्रमोट करते हैं। तो ये लोगों को थोड़ा सा बस इस तरफ फिगर आउट करने की ज़रूरत है कि हमें कौन सी ऑप्शंस लेनी है, कौन सी नहीं लेनी। अब हम नॉर्मल एक इंसान के लिए अगर रिकमेंड करें तो हम 12 to 14 ग्लास पर डे रिकमेंड करते हैं, लेकिन लोग नहीं लेते। पानी पीना है, ठीक है। आप उसमें ये कर सकते हैं ना कि आपको अगर सादा पानी नहीं अच्छा लग रहा, ठीक है, आप कोई भी फ्लेवर ऐड कर लें। टेक एनी फ्रूट, आप स्ट्रॉबेरीज ले लें, 4-5 स्ट्रॉबेरीज लें, उसके साथ आप 1 स्पून हनी ऐड करें, ऐड विद अ लिटिल बिट ऑफ चिया सीड्स, आप 3-4 ग्लास वो लें, ठीक है। आपको एक तो फुलफिलिंग भी मिल गया टेस्ट के लिहाज से, और आपकी डिहाइड्रेशन भी उससे खत्म हो गई। तो ये आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे, आपकी स्किन जो है वो फ्रेश नजर आए। लेकिन इसके साथ साथ जैसे बेवरेजेस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, बड़े हों बच्चे हों, हर कोई बेवरेजेस ले रहा है, बाहर के जो जूसेस हैं वो उसका इस्तेमाल बढ़ता है। घर पे हम लोग किस तरह के जूसेस का ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह हमें बनाना चाहिए, और इसकी भी कोई क्वांटिटी होनी चाहिए कि नहीं? ओके, अगर हम फ्रेश जूस की यहाँ पे बात करें, अगर आप एप्पल जूस ले रही हैं, आई विल मोर ओवर रिकमेंड कि आप फ्रेश फ्रूट लें इंस्टेड ऑफ हैविंग अ जूस, क्योंकि वो कैलोरी कंटेंट का बड़ा हमारे पास उसमें कन्फ्लिक्ट आ जाता है कि अगर आपने 1 ग्लास जूस लिया है, आप उसमें 5 to 6 एप्पल्स ऐड करेंगे, और आपका 1 से 1.5 ग्लास जूस बनेगा, और आप उस पर राजी नहीं हो पाएंगी। यू हैव टू वन अनदर, लाइक मुझे एक और चाहिए, मुझे एक और चाहिए, राइट। अब प्रॉब्लम क्या है, अगर वहीं आप 2 एप्पल्स ले लेंगी, आप सेटिस्फाई भी हो जाएंगी, एपिटाइट भी आपकी फुलफिल हो जाएगी, आपको फाइबर भी पूरा मिल जाएगा। फाइबर कंटेंट तो आपने निकाल दिया, आपने तो सिर्फ कैलोरी ले ली, और कैलोरी ही हमारे पास प्रॉब्लमेटिक है वेट गेन में, स्किन कंडीशंस में, और डिफरेंट प्रॉब्लम्स में। कैलोरी क्योंकि शुगर ज़्यादा दे रही है, हमारे पास नॉर्मल शुगर लेवल जो है वो अगर 100 है सुक्रोज का, जो हम टेबल शुगर यूज़ करते हैं, तो हमारे पास फ्रूट्स का 140 है।
तो ये कॉन्सेप्ट लोगों को नहीं पता फिलहाल तक। बहुत सारे लोग इस चीज़ में जाते हैं हम जूस लें या हम फ्रेश फ्रूट लें। आई रिकमेंड कि आप फ्रेश फ्रूट्स लें, वो आपके लिए ज़्यादा हेल्दी है। वो फ्रूट और जूस सामने पड़ा होगा ना, सबसे पहले हाथ जो है वो जूस की तरफ ही जाएगा। इजी अप्रोच है ना। हम मेहनत नहीं करना चाहते, हम थोड़ा सा कि उसको हम पील ऑफ करेंगे, कट करेंगे, देन खाएंगे। इट्स लाइक इजी, आप एक गिलास जूस पी लें। अच्छा, जब हम बाहर के जूसेस लेते हैं, कैन में डिफरेंट प्रोडक्ट्स लेते हैं, अब उसके अंदर स्वीटनर्स और आर्टिफिशियल हमारे पास शुगर ऐड किया होता है। अब वो करता है क्या, हमारे पास जो ऑयल ग्लैंड्स है ना हमारी स्किन के, उसको ट्रिगर करता है। ओके। तो हमारा सीबम प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है स्किन का, जिसकी वजह से एक्नी ब्रेकआउट्स होते हैं। दैट इज़ द मेजर कंडीशन और सिचुएशन बिहाइंड इट, कि शुगर कंटेंट किस तरह हमारी स्किन को खराब करने में करता है। हम कहते हैं ना कि मैं पानी पी रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मेरी स्किन बड़ी खराब हो रही है। आप कार्बोहाइड्रेट्स नहीं छोड़ रही, आप जूसेस नहीं छोड़ रही, आप शुगर नहीं छोड़ रही, आप चॉकलेट खाना नहीं छोड़ रही, तो वो स्किन प्रॉब्लम वहीं का वहीं रहेगा, वो ठीक नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले वी नीड टू कट डाउन द शुगर कंटेंट बिहाइंड। शुगर ज़्यादा और जो नमक भी ज़्यादा, वो भी हमारी सेहत के लिए खराब और नुकसानदेह साबित हो सकता है। लेकिन आजकल गर्मी है, गर्मी में मुझे बताइए कि हम लोग घर के खाने थोड़े से अवॉइड कर रहे हैं, बाहर से मंगवा लिया कुछ, कोई जो जंक फूड है वो खाना पसंद कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, बच्चे भी इस तरफ ही जाते जा रहे हैं। ये भी हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह, हमारी स्किन के लिए कितने ये नुकसानदेह हो सकते हैं? प्रॉब्लम ये है कि बाहर का जो भी फूड है, एक तो वो उसको बहुत ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन गुजर जाता है बने हुए, ठीक है, एटलीस्ट 4-5 आवर्स तो इजीली हो जाते हैं। लेकिन शेल्फ लाइफ गर्मी में इतनी ज़्यादा नहीं होती प्रोडक्ट की, रेंसिडिटी स्पॉइलेज स्टार्ट हो जाता है और समटाइम फूड ख़राब होता है और आपको नहीं पता होता कि कुछ प्रोडक्ट्स हमारे पास जल्दी ऑर्डर या टेस्ट चेंज नहीं करते और आप वो ख़राब फूड ले लेते हैं, जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग कंडीशन बहुत ज़्यादा हो सकती है। देन उसके बाद जो स्पाइसेस ऐड किए जाते हैं हमारे पास टिपिकल फूड में बाहर, वो बहुत ज़्यादा एसिडिक कंटेंट हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करते हैं। जितनी आपकी बॉडी एसिडिक होगी उतना ही आपके स्किन कंडीशन को प्रॉब्लम आएगा। बाकी तो ऑब्वियसली स्टमक इश्यूज बनेंगे ही, स्किन के ऊपर रेडनेस, रैशेज, इन्फ्लेमेशन, डर्माटाइटिस की कंडीशन, ये सबसे ज़्यादा फिर हमारे पास जनरेट होने लग जाती है। जिस वजह से हमें हेल्दी और सोफिस्टिकेटेड मील घर पे बना के लेना चाहिए विद लेस स्पाइसेस, यू नो। प्रिजर्वेटिव जो है उसमें डाले जाते हैं वो हमारी सेहत के लिए ख़राब है। आजकल सत्तू भी है, फालसा आया हुआ है, उसके जो जूसेस भी पिए जाते हैं, तो फालसे को भी हम वैसे ही खा सकते हैं, उसका जूस भी हमारे लिए ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पे चीज़ है ना कि अगर आपका दिल कर रहा है जूस पीने का, नो हार्म इन इट, आप ले लें, क्वांटिटी मैटर करती है। ठीक, अगर आप मुझे कहें कि मैं एक टाइम में 3 गिलास पीना चाहती हूँ, आई रिकमेंड कि आप 1 गिलास लें, आप 1 घंटे बाद फिर से ले लें। ओके। कि आप फौरन से अगर 3 गिलास पानी भी पीती हैं, उसका आपको फ़ायदा नहीं है। डिहाइड्रेशन आपकी इस तरह रिकवर नहीं होती कि आप एक दफ़ा में ही 4 गिलास पानी पी लें, 3 गिलास पानी पी लें। आप हर आधे घंटे बाद आधा गिलास पानी पीते रहें। ओके। वो चाहे डिटॉक्स ड्रिंक के तहत ले रही हैं, सादा पानी ले रही हैं, बीच में ORS ले रही हैं। ORS ज़रूरी नहीं है आपने बाजार से ख़रीदना है, ठीक है, क्योंकि समटाइम जब आप डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं ना, स्वेट ज़्यादा आता है, अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो कंडीशन और ज़्यादा वर्स हो जाती है। तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस बॉडी में स्टार्ट हो गया। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हमारे पास डिहाइड्रेशन कॉज करता है, डिहाइड्रेशन से हमारी स्किन ड्राई हो जाती है। अब उसको भी तो हमें ठीक ठाक रखना है, तो आप ORS घर में बना लें, आप चीनी लें, नमक लें, पानी में डालें और पी लें। हाईली इजी, यस, इट इज द इजी सॉल्यूशन। अगर आप कहें कि मैं फार्मेसी तक नहीं जा सकती, मैं नहीं पिक कर सकती और आई एम आउट ऑफ माई ORS, तो आप 2 चम्मच चीनी लें, हाफ चम्मच आप उसके अंदर नमक ऐड करें एक गिलास में और आपको ले लें। मतलब जितने भी आपके जो मिनरल्स हैं वो आपके वो पूरे हो जाएंगे बॉडी में। एग्जैक्टली। तो ये आसान तरीका हमें महा बता के जा रही है कि अगर आप ORS नहीं खरीद सकते हैं, किसी भी वजह की वजह से बाहर नहीं जा सकते, तो आप घर में नमक और गर्मी बहुत है, बाहर जाना भी नहीं चाहिए, ठंडे पानी के अंदर नमक और चीनी को घोले और आराम से पी लें और अपने जो मिनरल्स की जो कमी हुई होती है उसको पूरा करें। ठीक है, सत्तू की जैसे मैं बात करी थी, इसके बारे में बताइए कितना अच्छा है हमारी सेहत के लिए। ये बेसिकली जितने भी हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं जो ठंडी तासीर देते हैं, जैसे और जो ऑर्गेनिक हैं, जो हमारे बड़े बूढ़े बड़े अच्छे और बड़े तरीके से वो इसको खाया भी करते थे और हमें बताते भी थे, लेकिन हमें तब समझ नहीं आती थी कि कितने अच्छे हमारे। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं जो कहती हूँ ना कि आपको नहीं दिल कर रहा लेने को, आपको पसंद नहीं है, आप उसको मेडिकेटेड फॉर्म में ले लें। हम मेडिसिन भी तो लेते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल कि किसी को सत्तू नहीं पीना, चिया सीड्स ड्रिंक नहीं लेना, आप समझें कि मैंने वो आधे ग्लास क्वांटिटी एज अ मेडिसिन समझ के ले लेनी है। आप वो मेडिसिन के तौर पे या ट्रीटमेंट के तौर पे लें। जब हमारे पास नॉर्मली हमारे क्लाइंट्स पूछते हैं हमारे पास बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, हम बना नहीं सकते, हम ये नहीं कर सकते, आप कोई मेडिसिन रिकमेंड कर दें, आप कोई सप्लीमेंट रिकमेंड कर दें। नॉर्मली यही होता है ना, हम इजी अप्रोच देखते हैं एंड आई एम इनटू लाइक कि ये भी समझे मेडिसिन है इन अनदर वे, ये आपका ट्रीटमेंट प्लान है, ठीक है। तो वी नीड टू फोकस ऑन आवर ट्रीटमेंट प्लान कि हम मेडिसिन से हट के, हम सप्लीमेंट से हट के
थोड़ा सा अपने आप को मेहनत का आदी बना ले तो हम चीज़ें ये कर सकते हैं। ये बुरी नहीं है, या ये हम, क्योंकि हमसे ना सवाल किया जाता है, मैं आपको बताऊं कि क्या ये हमें ठीक रहेगा। अच्छा, आप मेडिसिन लेते हुए नहीं पूछते क्या ये हमें ठीक रहेगी, क्योंकि वही तो प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं कि आप उस पर डिपेंडेंट हो रहे हैं, आप अपनी हेल्थ वैसे नहीं ठीक कर रहे। अगर कोई डिहाइड्रेटेड है वो प्रेफर करेगा कि मैं जाके डेक्स्ट्रोज या मल्टीविटामिन सोल्यूशन लगवा लूँ, आईवी लगवा लूँ हॉस्पिटल जाके, वो ये रिकमेंड नहीं करेगा कि मैं उठ के 2 गिलास अपने लिए 2 ड्रिंक गिलास के पानी बना लूँ और वो मैं पी लूँ। लेकिन मुझे बताइए फिर आजकल मौसमी फल भी बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, तरबूज है, खरबूजा है और भी चीज़ें आ रही हैं, तो मुझे बताइए कितने अच्छे हैं, ये भी डिहाइड्रेशन कम करते हैं? डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा उससे रिड्यूस होती है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको कोट कर दूँ कि जब आप वाटरमेलन या मेलन कोई भी इस तरह का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जिसके अंदर ऑलरेडी वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, आप उसके ऊपर से पानी का इस्तेमाल ना करें। या कुछ लोग वाटरमेलन जूस बनाते हैं, पानी उसके अंदर ऊपर से ऐड करते हैं, उसको बीच में ग्राइंड कर लेते हैं, वो हमारे पास डायरिया की कंडीशन प्रिवेल कर सकते हैं। बिल्कुल, तो डू अवॉइड दैट, प्लीज डोंट डू दिस, ठीक है। तो आप वैसे फ्रूट ले लें क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी वाटर बहुत ज़्यादा है, तो फिर बॉडी में जब वाटर एक्सेस ज़्यादा हो जाएगी, ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो डिहाइड्रेशन कॉज करेगा। फिर हम कहते हैं कि हमें फ्रूट खाना सूट नहीं करता, क्योंकि आप ले गलत तरीके से रहे हैं। देयर इज़ नो हार्म अगर आप किसी से कंसल्ट कर लें, किसी से पूछ लें इन अ बेटर वे, आप अच्छे तरीके से ले सकते हैं। तो प्लीज़ डोंट ऐड वाटर इन द फ्रूट्स, ये सबसे बड़ी गलती होती है, मिस्टेक होती है। सही है। क्या फ्रूट्स खाने की भी कोई टाइमिंग होनी चाहिए महा? नॉट रियली, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आप तब ऐड करें जब आपको लग रहा है कि मुझे भूख लगी है लेकिन यू रियली डोंट वांट हैव मील, या प्रॉपर मील नहीं लेना चाह रहे, तो जस्ट हैव अ लिटिल प्लेट ऑफ फ्रूट। आप 2-3 फ्रूट्स उसमें मिक्स करें कि आपकी एपेटाइट भी फुलफिल हो जाए और आपको एक अच्छा न्यूट्रिएंट कंटेंट भी मिल जाए। इंस्टेड ऑफ आप सोचें कि मैं जूस का ग्लास ले लूँ बाहर वाले, या आप सोचें कि मैं बिस्किट खा लूँ, या आप सोचें कि मैं एक केक का पीस ले लूँ, तो आप उस टाइम पे जो आपको थोड़ा सा टाइम स्पेन आता है ना क्रेविंग वाला, आई रिकमेंड कि आप उसमें ऐड करें। अच्छा, लेकिन जिनके ऑलरेडी, अब जैसे बहुत से लोग हैं वो बाहर निकल के फील्ड में काम करते हैं वहाँ, और वो ख़वातीन हो सकती हैं, वो मर्द भी हो सकते हैं, सनबर्न हो जाते हैं, हमारी स्किन जल जाती है, क्या ऐसी सिचुएशन में फिर हमें कौन कौन से जो ड्रिंक्स का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन कौन से अगर फ्रूट्स खा सकते हैं तो वो खाने चाहिए? अच्छा, स्किन बर्न कंडीशन एक दफ़ा में नहीं होती, ठीक है, मतलब आप एज्यूम करें कि आप एटलीस्ट पिछले 3 हफ्ते से डिहाइड्रेटेड हैं, और आपको डिहाइड्रेशन के भी स्टार्टिंग के सिम्टम्स जो आते हैं, आपका माउथ ड्राई होना स्टार्ट होता है, आपके लिप्स जो हैं वो क्रैकी होना शुरू हो जाते हैं, आपको हीट स्ट्रोक, सनबर्न एक दिन में नहीं हो जाता। इसलिए आपको अपनी हैबिट सबसे पहले मेंटेन करके रखनी पड़ती है उसमें, कि आप इतना वाटर कंटेंट तो लें कि आप उस कंडीशन तक जाएं ना। अगर फॉर एग्जांपल आप चले गए हैं तो मेक श्योर कि आप अप टू 20 ग्लास तक ड्रिंक लें लाजमी। अच्छा, मेक श्योर कि आप ट्रीटमेंट के तौर पे हर आधे घंटे बाद पानी पिएंगे या पी रही हैं, ये लाजमी समझ लें आप, क्योंकि आप सोचेंगे कि मैं 2 ग्लास अभी पी के हटी हूँ, मैं 2 घंटे बाद देखती हूँ, नहीं, वो आपको हाइड्रेशन नहीं देगा, क्योंकि सेल्स तक वाटर ने ट्रैवल करना है, स्टमक में जाएगा, सेल्स तक एब्जॉर्ब होएगा, देन वो आप पे इफेक्ट लाना शुरू करेगा। और स्किन कंडीशन बहुत जल्दी हील नहीं कर पाती। अब उसको हील करने के लिए सबसे पहले हमने वही बात कर ली कि शुगर कंटेंट कट करना पड़ेगा उन डेज में, देन उसके बाद आपको सॉल्ट कंटेंट कट करना पड़ेगा, देन कार्बोहाइड्रेट वाले बेवरेजेस जो हैं हमारे पास या अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं वो आपको कट डाउन करने पड़ेंगे। इवन अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू रिड्यूस योर कॉफी इनटेक। बहुत सारे लोग कॉफी पीते हैं, अब उसमें प्रॉब्लम का जो है कैफीन उसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, तो वो हमारे पास इन्फ्लेमेशन कॉज करती है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, राइट? अब उसमें यही है कि आप इवन फ्रूट्स को अपने मास्क जो स्किन पे लगाते हैं उसमें भी बना के यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, बहुत सारे हमारे पास ऐसे इक्विपमेंट्स आते हैं, आप उसके अंदर फ्रेश फ्रूट्स ऐड करें, वो आपके पास एक मास्क बन जाता है, वो शीट मास्क आप अपने फेस पे यूज़ करें इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट सिंथेटिक वन ना, या आप हनी ऐड करें, उसके अंदर साथ आप चेरीज मिक्स करके डालें, रोज वाटर डालें, अच्छा, आपकी स्किन उससे हील होती है। ठीक है, जैसे बहुत से लोग हैं जैसे क्यूकम्बर जो मुंह पे लगाते हैं, आंखों पे रखते हैं कि हमारे डार्क सर्कल्स, बिल्कुल वो बेसिकली हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। अच्छा, ये कि जो हमारे पास क्यूकम्बर है उसके अंदर वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो हमारे पास हमारी ओबेसिटी को बहुत एक तो मेंटेन करता है, ठीक है, ये मैं आपको वैसे एक चीज़ बता रही हूँ, और इसके साथ कॉन्स्टिपेशन रिड्यूस करता है और स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। ये 3 बेसिक फंक्शंस हैं जो आप क्यूकम्बर तो इजीली अपनी सैलड्स में ऐड कर सकते हैं, और वो सबको अच्छा लगता है कि आप अगर रायता बना रहे हैं तो सबसे पहले यू नीड क्यूकम्बर, राइट? उसके साथ साथ आप टमाटो ऐड करें, उसके अंदर लाइकोपीन कंटेंट है, एंटीऑक्सीडेंट है। बहुत से लोग टमाटर भी जो है मुंह पे लगाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, या आप टमाटो मास्क बना के फेस पे लगा लें, उसकी पेस्ट बना लें, या आप उसको पेस्ट बना के प्यूरी बना के आइस क्यूब्स में फ्रीज कर लें, देन उसकी थोड़ी देर आइसिंग करें। ठीक है, अच्छा, एक तो आपको ठंडक मिलेगी,
जिनको स्पेशली स्किन बर्न की कंडीशन है, और वो सबसे जल्दी हील करेगा। इवन एलोवेरा एज वेल, एलोवेरा के भी आप क्यूब्स बना के रख सकते हैं। अगर आप बाहर गए हैं, सनबर्न की कंडीशन हुई है, आते ही फौरन से आप यूज़ कर लें, कहीं से भी बाहर से आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो है हमारे पास सनस्क्रीन सूट नहीं कर पाती, इफेक्ट नहीं देती, या उनको लगता है कि हमें फ़र्क नहीं आ रहा, तो आप बाहर से जब वो क्या है फ़ौरन से ये रेमेडी इस्तेमाल करें जो आपकी स्किन के लिए अच्छी हो सकती हैं और आपकी स्किन अच्छी नज़र आएगी, और जो सनबर्न है और हमारी स्किन जल जाती है, एक्ने के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, इससे हम बच सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर महा नसीर मौजूद थी। डॉक्टर महा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई हैं और इतनी अच्छी टिप्स हमें देकर जा रही हैं कि किस तरह हमने अपने आप को, अपनी सेहत को, और इवन जो हमारी स्किन है जो ख़राब हो जाती है गर्मी में, उसको बेहतरीन तरीके से और उसकी केयर किस तरह करनी है उस पर बात। तो मुझे अब आपने इजाज़त देनी है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।